लेक्चर के इस हिस्से में अब हम देखेंगे कि हम सिंपल लेमन टर्म्स में टॉर्क और स्पीड का डिफरेंस समझेंगे। हम बेसिक डेफिनेशंस और फार्मूला वगैरह पे नहीं जाएंगे, बल्कि सिंपल डेली लाइफ की एग्जांपल से हम समझेंगे कि टॉर्क और स्पीड में बेसिकली क्या फ़र्क है। सो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक मास कंसिडर करते हैं। ये एक प्लेन सरफेस पे पड़ा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको टूवर्ड्स राइट मूव करना चाहते हैं, यानी इस डायरेक्शन में हम इसको मूव करना चाहते हैं। अब ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में मूव करने क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमें इस पर कोई ना कोई फोर्स लगानी होगी। अब वो फोर्स कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हम ये फ्रिक्शनल फोर्सेस और उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। सिर्फ जो इसका मास की वजह से इसका जो एक फोर्स है जो ये अपोजिशन दे रहा होगा इस तरफ से लगने वाली फोर्स को, उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि इस मास को अपनी स्टैटिक पोजीशन से मूव करवाने के लिए आपको एक रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए, एफ रिक्वायर्ड। अब अगर आपने इसको राइट साइड पे मूव करवाना है तो इसका मतलब है जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो उसको हम लेबल कर लेते हैं अप्लाइड। सो अब अगर आपकी अप्लाइड फोर्स और आपके पास जो रिक्वायर्ड फोर्स है, इन दोनों का जो आपस में रिलेशन बनेगा उससे डिटरमिन होगा कि ये मास अपनी पोजीशन से मूव करेगा कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है या अप्लाइड फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स से कम है तो मास मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास अप्लाइड फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स से ज़्यादा हो जाती है तो फिर मास मूव करेगा। और अगर हम इक्विलिब्रियम की फॉर्म में लें तो अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं तो उस टाइम आपके पास एक स्टेट ऐसी आ जाएगी कि उससे अगर आप थोड़ी सी रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाइड फोर्स ज़्यादा कर दें तो मास मूव करेगा। दैट्स वेरी सिंपल एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि इसको हम टॉर्क स्पीड से क्यों रिलेट करना चाह रहे हैं और कैसे रिलेट करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो रिक्वायर्ड फोर्स है, अगर ये हमारे पास जो है वो इस केस में हम चेंज नहीं कर रहे, यानी आप मास में कोई चेंजेस नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि वंस जो अप्लाइड फोर्स है आप अगर ज़ीरो से बढ़ाना शुरू करते हैं और जितना भी आपको रिक्वायर्ड फोर्स वहाँ तक लेके जाते हैं तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि मास मूव करना शुरू कर देगा। अब क्योंकि आपने इस ब्लॉक के मास में कोई चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि जो आप फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन जो फोर्स अप्लाइड है वो आप खुद लगा रहे हैं और वो चेंज हो सकती है। आप सपोज करें अगर उसको पहले एक बंदा धकेल रहा था, आप उसको दो धकेलना शुरू कर दें तो अब इसका मतलब ये है कि वो फोर्स चेंज हो रही है। तो अब अगर आपकी अप्लाइड फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स से ज़्यादा हो रही जाती है तो मास तो मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप ये अप्लाइड फोर्स और ज़्यादा करते जाएंगे तो क्या होगा, यानी यही वाली कंडीशन अगर आप इस तरह करें कि आपकी अप्लाइड फोर्स आप ज़्यादा भी है और साथ साथ आप बढ़ा भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि मास मूव भी कर रहा होगा और स्पीड भी इंक्रीज होगी। सपोज करें कि आप एक सर्टन फोर्स के बाद आप फोर्स चेंज करना छोड़ देते हैं, यानी आप सपोज करें कि अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड फोर्स 10 न्यूटन थी और आपने अप्लाइड फोर्स 15 न्यूटन कर दी है, तो उसके बाद आप 15 न्यूटन से चेंज नहीं कर रहे। तो अचानक सपोज करें कि इस मास के मूव होते हुए अगर हम इसके ऊपर मज़ीद मास ऐड कर देते हैं तो अब इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड फोर्स बढ़ेगी, और रिक्वायर्ड फोर्स के बढ़ने से अगर अब आपकी इनमें से कोई दोनों में से कोई एक कंडीशन है, सपोज करें कि अगर रिक्वायर्ड फोर्स बढ़ी है और वो अप्लाइड से ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब है कि ब्लॉक अपनी जगह पे रुक जाएगा। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि रिक्वायर्ड फोर्स बढ़ी है लेकिन स्टिल वो अप्लाइड फोर्स से कम है तो मास मूव करता रहेगा।
लेकिन इसका मतलब अगर पहला केस हो रहा है तो सिंपल मास रुक जाएगा, लेकिन अगर सेकंड केस हो रहा है तो फिर मास तो मूव कर रहा है, लेकिन आइदर वो उसी स्पीड से मूव कर रहा होगा या स्पीड कम हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स अगर हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स को चेंज करने के बाद आपकी रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाइड से ज़्यादा हो जाती है तो पहला केस नो मोशन। और अगर हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स को बढ़ाने से के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाइड फोर्स से अभी भी कम ही है और अप्लाइड फोर्स में चेंज आप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि मास मूव करेगा बट स्पीड डिक्रीजेस। सो ये सारे वो पॉसिबल केसेस हैं जो कि अकर हो सकते हैं अगर हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स और अप्लाइड फोर्स में डिफरेंस क्रिएट हो। सो हम इनको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। हमने क्या देखा कि हमने देखा कि एक प्लेन सरफेस पे एक मास पड़ा है और हमने इसको राइट डायरेक्शन में मूव करना है। राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए एक सर्टेन फोर्स रिक्वायर्ड होगी, ये मिनिमम फोर्स है इसको अपनी स्टैटिक पोजीशन से मूव करवाने के लिए। सो अब हम अप्लाइड फोर्स हम लगा रहे हैं और हम इसको साथ साथ चेंज कर रहे हैं। जब भी हमारी अप्लाइड फोर्स इस रिक्वायर्ड फोर्स के बराबर या इससे ज़्यादा होगी तो ये मास अपनी जगह से मूव कर सकता है। और अब अगर हम अप्लाइड फोर्स मज़ीद बढ़ाते रहें तो ये मास तो ऑलरेडी क्योंकि मूव कर रहा था, क्योंकि मूव करने की सिर्फ ये कंडीशन है कि अप्लाइड फोर्स को रिक्वायर्ड फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए या इक्विलिब्रियम उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते रहे हैं तो अब हमारा मास ना सिर्फ मूव कर रहा होगा बल्कि उस मास के मूवमेंट की स्पीड भी बढ़ रही होगी। लेकिन अगर किसी इंस्टेंट पे मास के मूव करते हुए हम इस पे और मास ऐड कर देते हैं तो फिर क्या होगा, फिर दो कंडीशंस मज़ीद हो सकती हैं, यानी यही दो पहले दो केसेस। अगर नया रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा हो जाती है तो मास अपनी जगह पे रुक जाएगा, और अगर नई रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाइड फोर्स से अभी भी कम ही है तो मास मूव तो करता रहेगा, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्पीड से फ्लो कर रहा था तो अब उसकी वो स्पीड कम हो जाएगी, बिकॉज अब जो आप फोर्स लगा रहे थे वो बेसिकली रिक्वायर्ड फोर्स को जो ओवरकम करना है वो उसमें ज़्यादा यूज़ हो रही होगी, तो जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो स्पीड में जा रही होगी लेकिन पहले से कम स्पीड होगी। सो इन केसेस को देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस आ रही होंगी, क्योंकि पहले केस में मास मूव कर ही नहीं रहा होगा। सो इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी ज़ीरो होगी और वेलोसिटी ज़ीरो होने से एक्सेलरेशन भी पहले केस के अंदर ज़ीरो होगी। सेकंड केस में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास अप्लाइड फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स हम बढ़ा देंगे, सो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इस केस पे आ रहे हैं, यानी हमारे पास पहले मास मूव नहीं कर रहा था और अब मास मूव करना शुरू कर दिया है, सो इट मीन्स कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी और जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, क्योंकि मास मूव कर रहा है। सो इट मीन्स इस केस में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो और फाइनल वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। सो अल्टीमेटली जो एक्सेलरेशन होती है वो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई ओवर T2 माइनस T1, यानी दोनों टाइम्स में डिफरेंस। तो डिनोमिनेटर की टर्म, क्योंकि ऑफ कोर्स ये टाइम अगर हम ये एक सीक्वेंस से काम करें कि हमारे पास पहले जो हम रिक्वायर्ड फोर्स थी वो कम थी और फिर अचानक रिक्वायर्ड फोर्स ज़्यादा कर दी है, इसका मतलब है ये डिनोमिनेटर का आंसर हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। डिनोमिनेटर का आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव। जबकि हमारे पास जो न्यूमरेटर का आंसर है, देखें कि इनिशियल वेलोसिटी इस केस में ज़ीरो थी और जैसे ही आप इस केस में आए हैं तो आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी है। तो फाइनल वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो जो न्यूमरेटर का आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है जो एट द एंड रिजल्ट बनेगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। सो इसका मतलब ये होगा कि अब हमारे पास जो मास मूव कर रहा है वो एक सर्टेन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा और वो उस एक्सेलरेशन का आंसर पॉजिटिव होगा। अब अगर हम इसी तरह इस नीचे वाले केस में आते हैं और अब हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाई जा रहे हैं, यानी हमारे पास
पहले इस केस में सिर्फ हमने कितनी फोर्स लगाई थी, सिर्फ मास को मूव करने के लिए। अब हम अगर अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं और मास मूव भी कर रहा है और स्पीड भी बढ़ती जा रही है, तो स्पीड के बढ़ने का मतलब ये है कि अगर हम इसको और इन दोनों केसेस को आपस में कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब अगर हम इस केस के आए, लेट्स जी, इस केस में जब हम देखें कि अब अगर हम रिक्वायर्ड सपोज करें कि फोर्स बढ़ा देते हैं, तो रिक्वायर्ड फोर्स को बढ़ाने से अगर मास रुक जाता है, यानी रिक्वायर्ड फोर्स बढ़ाई और रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब ये है कि मास अब मूव नहीं कर पा रहा। तो अगर हम इन दोनों केसेस को आपस में कंपेयर करें तो इधर जो वेलोसिटी थी इसको अगर हम वी आई लें और इसको वी एफ लें तो वी एफ हमारे पास क्या है, ज़ीरो, जबकि वी आई की कोई ना कोई वैल्यू थी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन का आंसर आ रहा होगा वो नेगेटिव होगा, यानी इस केस में हमारे पास जो मास होगा वो डिसेलरेट कर रहा होगा। जबकि इस केस में अगर आपके पास, यानी अब हम इन दोनों केसेस को कंपेयर कर सकते हैं, यानी इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल है और इसको हम इस केस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो अब क्या है कि अगर आपने रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाइड फोर्स से कम थी, मास मूव कर रहा था और एक सर्टेन स्पीड थी, लेकिन अब क्या होता है कि अगर आपने रिक्वायर्ड फोर्स बढ़ाई है लेकिन रिक्वायर्ड फोर्स स्टिल अप्लाइड फोर्स से कम थी, यानी मास मूव करता रहेगा, लेकिन क्योंकि स्पीड कम हुई है तो इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन का आंसर आएगा नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका वो ब्लॉक डिसेलरेट कर रहा होगा। सो नाउ हमने स्पीड और फोर्स का आपस में जो रिलेशन है वो लिनियर के लिए देख लिया है। सो स्पीड और फोर्स का रिलेशन हमने एक लीनियर सिस्टम के लिए देख लिया है। अब हम आते हैं कि टार्क और स्पीड का आपस में क्या रिलेशन है। तो जो काम फोर्स लिनियर में कर रही है वही काम टार्क रोटेशनल में करेगी, यानी सिंपल आपने इस फोर्स की जगह आप टार्क कर देना है। यानी अगर हमारे पास सपोज करें कि टार्क इज़ अ रोटेशनल इफेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी मास को रोटेट करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा क्या था, हमने उसको लिनियरली एक प्लेन के ऊपर मूव करना था। अब अगर आप एक मास को रोटेट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स इस मास की वजह से इसको एक रिक्वायर्ड टार्क होगा जो जब तक आप नहीं अप्लाई करोगे तब तक ये मास रोटेट नहीं कर पाएगा। अब जैसे ही आपने रिक्वायर्ड टार्क प्रोवाइड कर दिया तो मास अपनी जगह से मूव करना शुरू कर देगा। अब अगर और जो आप टार्क अप्लाई कर रहे हैं, आप अज्यूम कर लें कि ये मास किसी मोटर के साथ या कनेक्टेड है, तो अब मोटर एक सर्टन इलेक्ट्रिकल पावर जब तक ड्रॉ नहीं करेगी तब तक ये मास मूव नहीं करेगा। तो अब वो जो यहाँ पे मोटर अप्लाई कर रही है वो अप्लाइड टार्क है। तो अब आपका जब भी अप्लाइड टार्क रिक्वायर्ड टार्क से ज़्यादा होगा तो मास क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। और ये सारे केसेस इस पे इसी तरह अप्लाई होंगे कि अगर आपका अप्लाइड टार्क रिक्वायर्ड टार्क से कम होगा मास रुक जाएगा। अगर आप किसी टाइम पे मास ऐड कर देते हैं, यानी इसका जो वेट है वो ज़्यादा कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आपका जो क्या कहते हैं अप्लाइड टार्क रिक्वायर्ड टार्क बढ़ेगा। और अगर रिक्वायर्ड टार्क इस तरह के केसेस में कि अगर रिक्वायर्ड टार्क आपका अप्लाइड टार्क से कम रहता है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि जो टार्क है ये हर मास को मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टार्क चाहिए होता है। जब आप वो टार्क प्रोवाइड कर देते हैं उसके बाद जो एक्स्ट्रा आप फोर्स या पावर मोटर ड्रॉ करती है उससे टार्क में चेंजेस नहीं आएंगी, बल्कि वो एक्स्ट्रा जो टार्क होगा वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, स्पीड में। और अगर आप ड्यूरिंग मोशन आप क्या करते हैं, मास बढ़ा देते हैं तो उससे स्पीड कम होगी और आपके पास क्या होगी, डिसेलरेशन का प्रोसेस होगा।